दूसरा हथियार पृथ्वी पर आपके हाथ में नहीं आया तो आपने कहा हम एनआरसी को भी नहीं मानते। क्यों? मेरे असम के भाइयों बहनों विद्यार्थियों, इशू इमिग्रेशन का नहीं है, इलीगल माइग्रेशन इशू नहीं है। हर तरीके से देख लिया, हर सरकार ने देख लिया, कांग्रेस की सरकार ने भी इल्जाम लगाए, देख लिया, भाजपा की सरकारों ने भी इल्जाम लगाए, देख लिया। आज ये बात आप माने न माने मैं जानता हूं, इलीगल इमिग्रेशन असम का इशू नहीं है। असम का इशू यह है कि आज पूरे भारत में सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या या तो कश्मीर में रहती है या असम। 35%, 3.5 करोड़ में से 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन आपकी है। और असम के बाद कहां रहती है? तीसरे नंबर पे बंगाल में। बंगाल के बाद चौथे नंबर पे कहां रहती है? बिहार में। बिहार के बाद 5वें नंबर पे रहती है केरल में और 6ठे नंबर पे उत्तर प्रदेश। आज अगर बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट और बिहार को न मिला ले तो पूरे देश की मुस्लिम जनसंख्या का 50%, 20 करोड़ में से 10 करोड़ बिहार, बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट की बाकी स्टेट में रहता है। समस्या ये, तो इस समस्या का समाधान क्या? और जब ये समस्या ऐसे हल नहीं हुई तो आपने उस समस्या को डाइवर्ट करने के लिए क्या किया? आपने असम में एक नया इशू क्रिएट कर दिया। और वो नया इशू क्या है? वो नया इशू है एविक्शन का इशू। जहां रह रहे 40 साल से 50 साल से, वहां से उनके मकान छीन लो और उनको अपने ही स्टेट में, अपने ही घर में रिफ्यूजी बना के छोड़ दो। ये साबित की है असम की सरकार। वो कहते हैं फॉरेस्ट की जमीन पे कब्जा किए बैठे थे। अच्छा, अगर ये फॉरेस्ट की जमीन है तो क्या सरकार ने कागज दिखाया कि फॉरेस्ट की जमीन है? मैं यकीन से कह सकता हूं कि आज इसे फॉरेस्ट लैंड कहा जा रहा है और फॉरेस्ट लैंड कह के आप लोगों को निकाला जा रहा है। कल इसी फॉरेस्ट लैंड पे यही सरकार अडानी और अंबानी को यही जमीनें बेच के इंडस्ट्री लगाएगी। उस वक्त पता चलेगा कि फॉरेस्ट की लैंड की जमीनें दिखा रहा है। नजर रखना, एक एक इंच जमीन पे नजर रखना। आज नहीं तो कल ये जमीनें, ये जो इमिग्रेशन कराया जा रहा है गैर कानूनी तौर पर, ये इसलिए हो रहा है कि इन जमीनों पर नए इकोनॉमिक जोन बनाए जाए और नई इंडस्ट्री बनाई जाए। तुम्हारी बात गाड़ी आई बढ़िया, उनको आने दीजिए पहले, फिर मैं कहते की बातें भी करनी है। ये तो दो बातें जो मैंने आपसे अर्ज की वो समस्या थी, लेकिन समस्या का समाधान क्या है? असल चीज यह है कि समस्या का समाधान होना चाहिए। समस्या उस वक्त तक खत्म नहीं होती। कोई कम्युनिटी, कोई सोसाइटी, कोई भी ग्रुप लोगों का जब उसके सामने समस्या आती है तो समस्या को दूर करने के लिए पहली चीज ये होती है कि हम अपने अंदर से ताकतवर हों, हमारे अंदर ताकत हो। और ताकत किसे कहते हैं? ताकत हथियार को नहीं कहते, ताकत बाजुओं में नहीं होती, ताकत दिमाग के अंदर होती है और ताकत दिल के अंदर होती है।
दिल और दिमाग की ताकत का मतलब क्या होता है? दिमाग की ताकत होती है एजुकेशन, शिक्षा। जितनी ज्यादा शिक्षा आपके पास होगी, दिमाग आपका उतना ज्यादा देर चलेगा और लड़ाई के लिए शिक्षा के स्तर पर जो मुकाबला करेंगे सबसे ज्यादा कामयाब वो मुकाबला होगा। दूसरा, दिल की ताकत क्या होती है? एक ताकत मैंने कही दिमाग की, दूसरी ताकत दिल की। दिल की ताकत दिमाग की ताकत है जो शिक्षा से हासिल होती है। दूसरी ताकत जो मन की ताकत है, जो दिल की ताकत है, वो किरदार से, कैरेक्टर से हासिल होती है। और कैरेक्टर की ताकत हम कहां से हासिल करते हैं? किरदार की ताकत हम हासिल करते हैं अपने सोशल रिफॉर्म के जरिए। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें पैदा किया मुसलमान, इस्लाम में पैदा किया। अल्लाह ने हमें अपनी एक नेमत से नवाजा, सबसे बड़ी नेमत। अल्लाह ने हमें कुरान से नवाजा। अल्लाह ने हमें किससे नवाजा? अल्लाह ने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से नवाजा। ये दो चीजें इतनी बड़ी नेमत है कि अगर ये आपकी जिंदगी में आती है तो आपके अंदर मन की ताकत बढ़ेगी। तो मन की ताकत और दिमाग की ताकत, ये दोनों ताकत अगर आपके पास नहीं है, आप इस्लाम को अगर सिर्फ मानेंगे कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम पे अमल नहीं करेंगे, तो ये याद रखिए आपके साथ, आपके ऊपर जालिम हुक्मरान को थोप दिया जाएगा। और आपके ऊपर 60 साल से जालिम हुक्मरान थोपे गए हैं इसलिए कि आपने अपने दीन को छोड़ रखा है। शराब पीने वालों की तादाद अगर मुसलमानों में बढ़ेगी तो मुसलमानों के ऊपर सरकारों का जुल्म बढ़ेगा। ड्रग लेने वालों की तादाद अगर मुसलमानों के अंदर बढ़ेगी तो जान लो कि सरकार का जुल्म तुम्हारे ऊपर बढ़ेगा। अगर अपनी बच्चियों को कम उम्रों में शादी करोगे, तालीम नहीं दोगे, तो याद रखो तुम्हारा कमजोर समाज पैदा होगा और उस कमजोर समाज पे जालिम हुकूमतें तुम्हारे ऊपर राज करेंगी। अगर तुम जुआ खेल रहे हो, अगर तुम बेईमानियां कर रहे हो, अगर तुम जमीनों पे कब्जा कर रहे हो, ये सारा कैरेक्टर अगर आज मुसलमानों के अंदर मौजूद होगा तो याद रखो कि अल्लाह के गजब से तुम बच नहीं सकते। और आज के जमाने में अल्लाह का गजब जल्जलों की सूरत में नहीं आता। आज कैसे आता है अजाब? अजाब इस तरह आता है कि तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान, तुम्हारे ऊपर जो सरकार बनती है, वो जालिम सरकार तुम्हारे ऊपर आकर राज करती है, तुम्हारा कत्लेआम करती है, तुम्हारी जमीनें छीनती है, तुम्हारी नागरिकता छीनती है और तुम्हारा कोई मूवमेंट कामयाब नहीं। इसलिए मैं कहता हूं अगर कामयाब होना चाहते हो तो पहले अपने समाज को मजबूत करो, अपनी शिक्षा को मजबूत करो, अपने कैरेक्टर को मजबूत करो और अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो। जब तक तुम वो पैदा नहीं करोगे तुम कामयाब नहीं हो सकते। ये बात पे यकीन। हम देश में घूमते हैं, देश की राजनीति को पढ़ते हैं, देश की राजनीति पे बात करते हैं। और आज मैं असम के ताल्लुक से जो बात कर रहा हूं वो केवल असम की नहीं है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में, ये पूर्वांचल में 7 स्टेट है, 5 करोड़ की जनसंख्या है और ये भारत का एक बाजू है, एक बाजू है जो एक कंधे के जरिए भारत से जुड़ा हुआ है। पिछले 70 साल में इस नॉर्थ ईस्ट की अनदेखी हुई। यहाँ तेल मौजूद है, यहाँ खनिज मौजूद है, यहाँ
यहाँ खनन मौजूद है, यहाँ पर शरीफ व पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इसके बावजूद नॉर्थ ईस्ट में वो तरक्की नहीं की जो बाकी भारत में। हम यहाँ से रिसोर्सेज लेके गए, लेकिन अब यहाँ से जो रिसोर्स दिए वो यहाँ खर्च नहीं है। आज हमें एक मुट्ठी बन के नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ खड़े होना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट पर जो जुल्म हो रहा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट के जरिए, एफस्पा के जरिए जो आइडेंटिटी है, नॉर्थ ईस्ट की आइडेंटिटी बस नॉर्थ ईस्ट है। ये हिंदू की आइडेंटिटी नहीं है, ये मुसलमान की आइडेंटिटी नहीं है। जितने हमारे ट्राइबल भाई रहते हैं, उनके कल्चर अलग है, उनकी जबानें अलग है, उनका खाना पीना अलग है, उनका रहना सहना अलग है, लेकिन इस तरह अलग अलग कल्चर होने के बावजूद वो नॉर्थ ईस्ट की मिलके एक इकाई बनके हम ये मुट्ठी जब बंद करते हैं, मुट्ठी ताकत का एक इजहार होती है, लेकिन जब मुट्ठी बंद करते हैं तो इस मुट्ठी में एक ये उंगली है, ये उंगली है, ये उंगली है, ये सब अलग अलग उंगलियां हैं, मगर ये उंगलियां अलग रहते हुए भी जब एक होती है तो मुट्ठी बनती है। इस तरह नॉर्थ ईस्ट के 100 से ज्यादा अलग अलग ट्राइब, अलग अलग कल्चर रहते हुए भी वो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं। लेकिन आज की सरकारें जो दिल्ली में बैठी हैं या असम में बैठी हैं, वो इनके कल्चर को खत्म करना चाहती है, वो इनकी विविधता को खत्म करना चाहती है। नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल कल्चर अगर कोई सरकार उसको खत्म करके खाली एक हिंदू कल्चर में बदलने की कोशिश करेगी तो नॉर्थ ईस्ट का ना हिंदू उसे पसंद करेगा और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब उसे पसंद करेगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं, दिल्ली से आके दरंग की असम की धरती पे खड़े होके मैं यकीन दिलाना चाहता हूं नॉर्थ ईस्ट के तमाम लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के अपने तमाम ट्राइबल भाइयों को, नॉर्थ ईस्ट के तमाम मुसलमानों को, नॉर्थ ईस्ट के तमाम हिंदुओं को कि हम आपकी आइडेंटिटी, आपका कल्चर, आपकी शराब, आपकी जबान, आपका खान पान, आपकी रहन सहन का जो ट्रेडिशन है, जो रिवायत है, उसकी पूरे तौर पर जिम्मेदारी लेते हैं कि उसकी रक्षा की जाएगी। उसे किसी धार्मिक आइडेंटिटी में बदलने की अगर कोई कोशिश की जाती है तो हम पूरे तौर पर उसकी मुखालफत करेंगे और यहाँ के ट्राइबल कल्चर की हम हिफाजत करेंगे। उसके साथ मैं यहाँ के तमाम जो यहाँ लोग मौजूद है, नेमसू की जो लीडरशिप है, यहाँ एबी आमसू के लोग हैं, यहाँ असम संचार परिषद के लोग हैं, यहाँ और भी और ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सबसे कहता हूँ एक साथ मिलकर चलिए। ये फासिज्म की लड़ाई है, फासिस्ट ताकतों से डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है और ये सबको मिल के लड़नी पड़ेगी। और मैं दिल्ली से ये यकीन इस पूरी लीडरशिप को, जो नेमसू की लीडरशिप है, ये और तमाम लोग जो आसाम में जो भी संघर्ष कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को यकीन दिलाता हूँ हर कदम पे पहले भी आपके साथ खड़े थे, आज भी आपके साथ खड़े हैं। लड़ाई चाहे दिल्ली में हो या लड़ाई गुवाहाटी में हो, हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। असम के आपके गवर्नर जगदीश मुखी जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, 20-22 साल पुराने संबंध हैं। 15 दिन पहले मैं उनके पास गया था इलेक्शन का ये इशू लेके, गुवाहाटी उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा, ये एक बात कहकर बस मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने कहा आपने इलेक्शन का नोटिस नहीं दिया और आपने ऐसे लोगों को डाल दिया, तो उन्होंने कहा कि अगर नोटिस दे देते तो ये लोग कोर्ट में चले जाते या इनकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती, खाली नहीं हो पाता। इसलिए बगैर नोटिस दिए अचानक हम गए, उसमें कुछ लोग कर गए। हम लोग सर्वे करवा रहे हैं और उनको जमीनें कहीं ना कहीं हम जल्दी अलॉट कर देंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है
कि अगर आप इस डर से के लोग कोर्ट चले जाएंगे, इस डर से के डेमोक्रेटिकली लोग उसको अपोज करेंगे, आप गैर कानूनी तरीके से इविक्शन कराएंगे, तो कल तो फिर आप ये भी कहेंगे कि डेमोक्रेसी है। इलेक्शन में अगर गए तो कई लोग हमें वोट देना बंद न कर दे, हम कहीं हार न जाएं, तो इस डर से कि वोट के जरिए लोग आपको सत्ता से बाहर फेंक सकते हैं, क्या आप जबरदस्ती सरकार पे बैठे रह सकते हैं? क्या आप डिक्टेटरशिप कायम कर देंगे सिर्फ इस बुनियाद पे, इस डर से कि कहीं वोट में आप हार न जाए? ये तरीका नहीं हो सकता, ये जालिमाना तरीका है, ये गैर इंसानी तरीका है, इनह्यूमन बिहेवियर है। ये इनह्यूमन बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग अगर ईमानदारी के साथ जद्दोजहद करने खड़े होंगे तो यकीनन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आवाम की ताकत, जनता की ताकत है, जो ताकत जीतती है, जालिम की ताकत, डिक्टेटर की ताकत और ट्रेटर की ताकत का मुकद्दर है कि वो नाकाम होके रहेगा। आपने साबित किया एनआरसी में वो झूठे थे, आप सच्चे थे, आप साबित करेंगे कि इविक्शन में भी आप सच्चे हैं, वो झूठे हैं। कानून आपके साथ होगा, इंसाफ आपके साथ होगा। मैं इन लफ्जों के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। जय असम, जय पूर्वांचल, जय असम, जय पूर्वांचल, जय असम, जय पूर्वांचल। धन्यवाद।